उत्तर प्रदेश राजनीतिक तौर पर देश के सबसे अहम राज्यों में से एक है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक है कैराना संसदीय क्षेत्र। कैराना लोकसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के शामली से लेकर सहारनपुर जिले तक फैला हुआ है, जिसमें शामली जिले की सभी 3 विधानसभा सीटें आती हैं, जबकि सहारनपुर की 2 विधानसभा सीटें भी कैराना लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती हैं। शामली और सहारनपुर जिले पूरे देश में गन्ना उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। आपके सांसद की इस कड़ी में हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के कैराना लोकसभा क्षेत्र में, मिलते हैं यहाँ के स्थानीय सांसद से और पड़ताल करते हैं इस क्षेत्र में हुए विकास की और यहाँ के नागरिकों की ख्वाहिशों की। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सांसद में। मैं हूं सूरज मोहन झा। आपके सांसद की इस कड़ी में हम पहुंचे हैं कैराना लोकसभा सीट पर। कैराना 2 जनपदों के बीच में बटा हुआ एक लोकसभा क्षेत्र है, जिसमें शामली जिला है और सहारनपुर। शामली से 3 विधानसभा सीट और सहारनपुर से 2 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनता है कैराना लोकसभा सीट। और कैराना से सांसद हैं प्रदीप चौधरी। तो आइए आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रदीप चौधरी से और जानेंगे कि कैराना के लोगों के लिए, कैराना संसदीय सीट के लिए इनके क्या है प्लान और उन्होंने अब तक क्या कुछ किया है। प्रदीप जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सांसद प्रदीप चौधरी सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं और किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सांसद प्रदीप चौधरी का परिवार कई दशकों से राजनीति से जुड़ा हुआ है और इनके पिता भी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे हैं। प्रदीप चौधरी 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे हैं। संसद टीवी की टीम ने कैराना लोकसभा क्षेत्र में जाकर सांसद प्रदीप चौधरी से उनके राजनीतिक जीवन के बारे में जाना। प्रदीप जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आपका राजनीतिक परिवेश रहा है, आपके पिताजी भी इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं और आप भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अब आप 2019 में इस पूरे लोकसभा क्षेत्र से चुनकर लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा पहुँचे हैं, तो अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में हमें बताएं। 99 में से पहले हमारे फादर राजनीति में हुआ करते थे। 5 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा उन्होंने और 3 बार एमएलए रहे। उनके अचानक डेथ होने के बाद क्षेत्र के लोगों की एक भावना इस प्रकार से बनी कि भाई उनके बाद अब हम प्रदीप चौधरी को विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में लोगों की बात को हम लोग अनसुना नहीं कर पाए। हालांकि मैं राजनीति से उस समय दूर था, लेकिन जब लोगों की इस प्रकार की भावनाएं निकल कर के आई, उनकी इच्छाएं ऐसी थी, तो उनकी इच्छाओं के अनुरूप मैंने ये निर्णय लिया कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ और विधानसभा का चुनाव लड़ने का जो लोगों ने मुझसे एक रास्ता मेरा बनाया है, उसी के निमित्त में राजनीति में आने का मैंने चुना। जनता दरबार के माध्यम से जनता से सीधा संवाद सांसद प्रदीप चौधरी की सबसे बड़ी विशेषता है। चूंकि कैराना लोकसभा क्षेत्र 2 जिलों में फैला है, इसलिए सांसद महोदय अपने आवास और कार्यालय के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। सांसद महोदय, जनता आप तक पहुंचे और उन योजनाओं के लिए आपसे बात करे, तो क्या आप अपने आप को सुलभ यहाँ पे कराते हैं? क्योंकि आपका क्षेत्र हमने देखा है इस दौरे के दौरान वो काफ़ी लंबा है। सामान्यतः एक गोल भौगोलिक परिस्थिति का क्षेत्र होता है, लेकिन आपका क्षेत्र जो है वो लंबा सा है और 3 इस जिले के, 2 उस जिले के, इस तरह का है। तो आप अपनी उपलब्धता जनता के बीच में कैसे कराते हैं? मैं लगातार लोगों को सुलभ तरीके से उपलब्ध हो सकूं, ऐसे मेरी हमेशा प्राथमिकता रही है। क्योंकि मैं राजनीति में जब आया था, मैंने यही सोच करके राजनीति में कदम रखने का काम किया था, ताकि लोगों के लिए मैं एक सेवा भाव से काम कर सकूं। और न कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन का विषय तो अलग होता है, लेकिन मेरा सेवा भाव का उद्देश्य हमेशा प्राथमिकता में रहा है और उसी को मैं दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि मेरा पार्लियामेंट क्षेत्र का ही गंगो कस्बा जो विधानसभा हमारी इस पार्लियामेंट क्षेत्र की है, वहाँ मेरा पॉलिटिकल पॉइंट ऑलरेडी पहले से ही है। उसके बाद मेरा
शामली जनपद में भी कैराना क्षेत्र का ही जो अपना हिस्सा है, वहाँ भी मैंने व्यवस्था अपने लोगों से मिलने की बनाई हुई है। यहाँ मैं हर शुक्रवार को आकर के बैठता हूँ, रात में भी रुक जाता हूँ या बीच बीच में भी सप्ताह के आता रहता हूँ और लोगों की वहाँ बैठ करके समस्याओं को सुनता हूँ, उनका निराकरण करने का काम करता रहता हूँ। सांसद प्रदीप चौधरी उत्तर प्रदेश विधानसभा में 3 बार विधायक रहे और साल 2019 में 50% से ज्यादा मत पाकर पहली बार लोकसभा सदस्य बने। मैं प्रदीप कुमार जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। विधानसभा के विधायी अनुभव के साथ 17वीं लोकसभा में पहुंचे प्रदीप चौधरी से हमने जाना विधानसभा से लोकसभा के उनके सफर का अनुभव। आप प्रदीप जी उत्तर प्रदेश विधानसभा में 3 बार सदस्य रहे, अब लोकसभा में आप पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा और लोकसभा का ये सफ़र आपका कैसा रहा और किस तरह के अनुभव हैं आपके दोनों सदनों को लेकर? विधानसभा और लोकसभा का दोनों का ही अनुभव मुझे देखने को मिला है। तो वाकई राजनीति का एक मेरा पहला स्टेप जो था विधानसभा का चुनाव लड़ना 2000 में उपचुनाव, उस चुनाव के बाद मैंने और जो चुनाव 2002 का, 2007 का, 2012 का, 2017 का, वो वाकई अलग प्रकार का अनुभव देखा है। बहुत अच्छे से लोगों ने मेरा सहयोग भी किया है, मेरा समर्थन भी किया है और मुझे बुजुर्गों का आशीर्वाद, सभी का योगदान मेरे साथ रहा है और उन सभी की बदौलत मैं पॉलिटिक्स में अपने आप को स्थापित कर पाया हूँ। और जहाँ तक अलग अलग की बात है विधानसभा और लोकसभा का, विधानसभा का अपना अस्तित्व अलग है और लोकसभा का अपना अस्तित्व अपना अलग है। लोकसभा के लेवल पर आकर के लोगों का राजनीति करने का तौर तरीका, कार्य करने का तौर तरीका, बड़े बड़े विजन, बड़े बड़ी विचारों से लोग काम करते हैं और बहुत अनुभव लोकसभा में आने के बाद मिला है। कैराना लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट हैं और ये लोकसभा क्षेत्र 2 जिलों शामली और सहारनपुर तक फैला हुआ है। कैराना लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 5 सीटें हैं, नकुड़, गंगोह, कैराना, थाना भवन और शामली। कैराना लोकसभा क्षेत्र का शामली और सहारनपुर कृषि प्रधान क्षेत्र हैं और यहाँ के लोगों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि ही है। गन्ना सहित सभी प्रमुख फसलें यहाँ किसान उगाते हैं। हमने आपके सांसद कार्यक्रम के शूट के दौरान पाया कि सांसद क्षेत्र में किसानों को उन्नत तकनीक से परिपूर्ण करने के लिए कार्यक्रम भी चलाते हैं। प्रदीप जी, आपके संसदीय क्षेत्र में कृषि एक प्रमुख मुद्दा है और गन्ना उत्पादन के लिए ये क्षेत्र पूरे भारत में जाना भी जाता है, तो आपकी क्या प्रायोरिटी है अगर हम कृषि क्षेत्र को लेकर बात करें तो? हम लोग भी मूलतः किसान परिवार से ही आए हैं और किसानों के विषय को लेकर के भी मैं अच्छे से जानता हूँ, समझता हूँ और जब भी कोई विषय किसानों संबंधित हमें सामने देखने को मिलता है उस पर गंभीरता से चिंतन और मनन करते हैं, उसका समाधान करने का प्रयास अपनी तरफ से रहता है। शामली जनपद कहें या सहारनपुर जनपद कहें, दोनों ही जनपद कृषि से जुड़े हुए जनपद हैं, खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के पूर्व उत्तर प्रदेश। तो मेरा कहने का आशय यह है कि गन्ने के क्षेत्र में भी बहुत अग्रणी भूमिका निभाने वाले हैं संपन्न हमारे किसान बेहतर तरीके से उसको काम करने का मन में जो विचार रखते हैं। वो गेहूं के उत्पादन के मामले को लेकर के भी प्रथम स्थान पर हमारा जनपद शामली जाना जाता है। तो ऐसे विषय को लेकर के जो किसानों के अंदर जो भावना देखने को मिलती है वो वाकई अच्छी देखने को मिलती है और कृषि के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले जो किसान हमारे हैं वो वाकई बहुत अच्छी भूमिका में अपना काम कर रहे हैं। कैराना लोकसभा क्षेत्र भौगोलिक तौर पर काफी अहम है और कई राज्यों से इसकी सीमाएं जुड़ती हैं। कैराना लोकसभा क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी की स्थिति ज्यादा बेहतर नहीं है। सांसद प्रदीप चौधरी लोकसभा में कई बार क्षेत्र में सड़क और रेल नेटवर्क का मुद्दा उठा चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि राजमार्ग की जो शुरुआत हुई है वो बागपत तक काम उस पर हुआ है। अभी उससे आगे जो शामली और सहारनपुर और शाकुंभर देवी तक मार्ग जो जाने वाला मार्ग है, इस पर काम अभी तेजी से शुरू नहीं हुआ। मेरा संसदीय क्षेत्र ज़्यादातर हिस्सा रेलवे लाइन से वंचित है।
सभापति महोदय, जिसमें किसानों, व्यापारियों, मजदूरों, विद्यार्थियों, आम जनता को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार नई रेलवे लाइन की मांग होती रही है, जिसमें सहारनपुर से पिलखनी वाया फंदपुरी, अम्बेटा, गंगो होते हुए झिंझाना, कैराना से पानीपत को से दिल्ली तक रेलवे लाइन का निर्माण होना बहुत ही अति आवश्यक है। आपके सांसद की इस कड़ी में जब हम दिल्ली से कैराना लोकसभा क्षेत्र में आ रहे थे, शामली और सहारनपुर में, तो हमने सड़कों पर काफ़ी निर्माण कार्यों को होते हुए देखा। तो हमने सोचा आपके सांसद की इस कड़ी में अपने सांसद प्रदीप चौधरी जी से जानते हैं कि प्रदीप जी, हमने देखा काफ़ी सड़कों के निर्माण हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा ही जो दिल्ली और सहारनपुर को जोड़ने वाला एक जो है एक्सप्रेस वे टाइप का एक महामार्ग बन रहा है और काफ़ी कुछ खुदा हुआ है। तो किस तरह से अगर मैं बात करूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे आपके क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जितना डेवलपमेंट हम आज अपनी मोदी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार में देख पा रहे हैं, पहले हमें इस प्रकार का डेवलपमेंट होता हो हम लोग कभी नहीं देख पाए। मैं 2012 में जब विधायक बना और विधायक बनने के बाद जो सड़कों की हालत हम लोग देख पा रहे थे, बहुत बुरी हालत थी, कहीं कोई सुनने वाला नहीं था उस समय। लेकिन हमारा सहारनपुर से दिल्ली जो हाईवे है, इस हाईवे की हालत को देख करके बहुत तरस आता था। लोगों का किस प्रकार से आवागमन रहता था, लोग गांव के जो लोग हैं उसके सड़क के आसपास रहने वाले, वो धूल मिट्टी से गंभीर रूप से बीमार होना शुरू हो गए थे। ऐसी बुरी हालत में हमें हाईवे देखा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार के आने के बाद ये सहारनपुर से वाया शामली होते हुए, हमारे कैराना लोकसभा से होते हुए बागपत और दिल्ली तक गया है, जिसका निर्माण लगभग 90-95% काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा मेरठ करनाल हाईवे, वो भी हमारे संसदीय क्षेत्र से होकर के गुजर रहा है, उसका भी निर्माण चल रहा है बहुत तेज़ी से। पानीपत खटिमा रोड, वो भी काम चल रहा है। एक और हाईवे हमारा दिल्ली से देहरादून जो बनने का काम, उस पर भी शुरू हो चुका। सरकार ने काम उस पर स्वीकृति अपनी पिछले कुछ दिनों पहले से देने का काम कर दिया था। बहुत चंद समय में भी उसको देहरादून तक जोड़ने वाला वो हाईवे होगा। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली से हमारे बागपत, शामली और सहारनपुर के पार्ट से होकर के वो देहरादून तक जाने वाला होगा। तो वो भी सौगात हम सब लोगों को हमारी सरकार ने देने का काम किया। एक और नया हाईवे जो शामली से अम्बाला को जाने वाला है, उस हाईवे की भी स्वीकृति सरकार ने देना का काम कर दिया है। उसकी ज़मीन अधिग्रहण का काम चल रहा है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी उस पर भी काम शुरू होने वाला है। इसी तरह रेल कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो उस पर आप लोग क्या खास ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि रेल से अगर ये हिस्सा जुड़ जाता है और सही तरीके से देश के अन्य भागों से, तो यहाँ पर टूरिज़्म या इंडस्ट्री या और क्षेत्रों के हिसाब से काफ़ी तरक्की हो सकती है। मैं इसके विषय में केवल इतना कहना चाहता हूँ कि शामली जनपद निश्चित रूप से रेल की सेवाएं से उतने अच्छे तरीके से नहीं जुड़ा है जितने अच्छे तरीके से यहाँ से रेल का आवागमन हो सके। पिछले दिनों इस विषय को मैंने माननीय मंत्री जी के सम्मुख भी रखने का काम किया था और उन्होंने इस बात को लेकर के गंभीरता से उस पर चिंतन भी किया है, मनन भी करने का काम किया है। तो वो कहने का मतलब ये है कि इसका निरीक्षण, इस रूट का जो सहारनपुर से और टपरी से शामली से बागपत और दिल्ली को जाने वाला जो हमारा रेलवे मार्ग है, इस मार्ग का निरीक्षण परीक्षण हमारे भारत देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा कराया गया था। तो मैं समझता हूँ कि उनके इस प्रकार के निरीक्षण कराने के बाद, इसकी जांच पड़ताल कराने के बाद और इसमें बहुत सुधार भी लाने का काम किया है, जिसकी स्पीड पहले मैं समझता हूँ कि 70-80 के आसपास ही होती थी, लेकिन 100 के पार, 110 से भी पार हमारी इस ट्रैक की स्पीड बढ़ाने के लिए सरकार ने काम किया है। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी अच्छी स्पीड से भी ट्रेनें अब आ रही, आवागमन हो रहा है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भी और ट्रेनों की व्यवस्था भी सरकार संभवतः करेगी इस रूट को लेकर के, क्योंकि सरकार ने इस रूट को डबल करने का भी प्लान करने का काम किया था। बहुत लंबे समय से मांग हमारी पेंडिंग थी। इस बार के बजट में हमारे रेल मंत्रालय के द्वारा आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी हमारे मंत्री हैं, उनके द्वारा दिल्ली से शामली और सहारनपुर को जाने वाले इस रूट को लेकर के दोहरीकरण की जो बहुत लंबे समय से ये विषय हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ था, उस पर भी बजट को एलोकेट करने का काम किया है। सांसद प्रदीप चौधरी क्षेत्र में शिक्षा को लेकर भी काफी प्रयास कर रहे हैं। कैराना लोकसभा में केंद्रीय विद्यालय खोलने का मुद्दा वो लोकसभा में भी उठा चुके हैं।
सांसद महोदय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खुले, उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? और खेलों के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री मोदी भी खेलो भारत की बात करते हैं और आपके क्षेत्र में भी बच्चे काफ़ी खेल कूद में आगे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं स्टेडियम या मूलभूत सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है, इस वजह से उनका आगे का भविष्य नहीं बन पाता है। जनपद शामली हमारा केंद्रीय विद्यालय से वंचित है। हमारा जनपद सहारनपुर जो हमारा इसका पार्ट है लोकसभा का, सहारनपुर में हमारा केंद्रीय विद्यालय स्थापित पूर्व से है, लेकिन शामली में नहीं है। जब सब हम लोग लोकसभा में आए हैं, मैंने पार्लियामेंट में भी इस विषय को उठाया था, माननीय मंत्री से मिलकर के हम लोगों ने इस केंद्रीय विद्यालय को स्थापित करने की मांग की भी है और मैं समझता हूं कि उसका परिणाम बहुत जल्दी हम लोगों के बीच में आने वाला है। लगभग सभी औपचारिकताएं उसकी पूरी कर ली गई है। स्वीकृति शेष उसमें बची है, उसमें एक टेम्परेरी को चलाने के लिए व्यवस्था देखी जा रही है। ज़मीन का प्रस्ताव उसमें जा चुका है, अंतिम चरण में है। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी उस स्वीकृति में आने वाला है। जिला स्तर पर केंद्र की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए दिशा समितियां बनाई गई हैं। स्थानीय लोकसभा सांसद दिशा समिति के अध्यक्ष होते हैं और सांसद महोदय की अध्यक्षता में ही समिति क्षेत्र में विकास कार्यों की निगरानी करती है। कार्यक्रम के दौरान संसद टीवी भी शामली जिले की दिशा समिति की बैठक का प्रत्यक्ष गवाह बना। सांसद प्रदीप चौधरी की अध्यक्षता में स्थानीय जनप्रतिनिधि, डीएम सहित सरकारी महकमों के अधिकारियों से विकास कार्यों के विषय में जानकारी ले रहे थे। हर जिले में केंद्र की योजनाओं का सही से क्रियान्वयन हो और योजनाओं की निगरानी हो, उसको लेकर एक दिशा समिति होती है जिसके अध्यक्ष वहाँ के स्थानीय लोकसभा सांसद होते हैं और उसमें विधायक, विधान परिषद के सदस्य और साथ में जो जिला प्रशासन के लोग होते हैं और पंचायत प्रतिनिधि होते हैं वो भी उसमें सदस्य हैं। अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो सत्ता के बिल्कुल आखिरी गलियारे पर जाकर विकास कार्यों की निगरानी और जाँच करने का अधिकार होता है। तो सांसद महोदय हमें बताएं, दिशा की जो समिति है वो आप लोगों को एक सांसद होने के नाते केंद्र की योजना या तमाम योजनाओं को क्रियान्वित कराने के लिए कितनी मददगार होती है? दिशा की बैठक हमारे जनपद शामली कहें या अपना पार्लियामेंट का हिस्सा कहें, हम लोग नियमित रूप से उन बैठकों को करने का काम कर रहे हैं और बहुत सारा फीडबैक अधिकारियों के माध्यम से हम लोग को जानकारी में हम लोग को लिया जाता है, हम लोग लेते हैं और जहाँ तक ऐसी त्रुटि हम लोग को देखने को मिलती है उस त्रुटि को भी दूर करने के लिए हम लोग अधिकारियों को बताते हैं कि भाई यहाँ कमी है, इस कमी को दूर करने का काम करिएगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इम्पैक्ट हर 3 महीने बाद उसकी बैठक ड्यू होती है करना, तो मैं समझता हूँ कि उसमें उसका बहुत अच्छा संदेश भी जाता है, बहुत अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं। जहाँ कहीं ऐसे विषय होते हैं जिसमें ब्लॉक प्रमुख लोग अपने विषय को उठाने का काम करते हैं, विधायक लोग, विधान परिषद सदस्य उस बात को उठाने का काम करते हैं, उन पर गंभीरता से आगे बढ़ने के लिए हम लोग निर्देशित करने का काम करते हैं। सांसद महोदय, एक लोकसभा की समिति है प्राक्कलन समिति, उसने अभी हाल ही में दिशा समिति को लेकर भी अपनी दिशा की भूमिका और उसे कामकाज को लेकर अपनी एक रिपोर्ट पेश की है। उसमें उन्होंने कहा है कि दिशा एक बेहतरीन काम करने की समिति है, अगर वो सही से प्रभावी तरीके से लागू हो तो हमें विकास कार्य ज़मीन पे देखने को मिले। लेकिन देखा गया है कि दिशा की बैठकें नहीं होती हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। तो क्या आपके क्षेत्र में भी इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं? नहीं, मेरे क्षेत्र में कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। नियमित रूप से हम लोग बैठकों को करने का काम कर रहे हैं। मेरी एक भी बैठक पेंडिंग नहीं है। अब आने वाले समय में जो बैठक हमारी होनी है केवल वही अगली हमारी ड्यू है, लेकिन अभी जो अब तक की हमारी बैठकें होनी थी वो हमें प्रॉपर रूप से नियमित समय पर करने का काम किया जाता रहा है। दिशा का जो पर्पस है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं उन सबको एक साथ एक जगह पर डिस्कस किया जाए, माननीय जनप्रतिनिधि हमारे उसमें उपस्थित हों और वो उसकी जो प्रगति है उसको मॉनिटर करें और कुछ दिशा निर्देश दें कि कैसे बेहतर उन स्कीम्स को और चला सकते हैं हम लोग। उसी उद्देश्य से ये बैठक कराई जाती है। तो कई हमारी स्कीम्स हैं जो हम लोगों ने आज भी डिस्कस करी हैं और समय समय पर डिस्कस होती हैं, जैसे कि हमारी बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाएँ हैं, हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है,
हमारी NHI के 7 प्रोजेक्ट जनपद में चल रहे हैं, उनकी समीक्षा है, रेलवे की, BSNL की, कई सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिनकी बात हुई है। और कहीं ना कहीं उन स्कीम्स में बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए जो योगदान है वो हमारे माननीय सांसद जी का बहुत इसमें रहा है, जो समय से हम लोगों की मॉनिटरिंग भी करते हैं। जहां हमें आवश्यकता पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या स्टेट गवर्नमेंट से, वहां हमारी तरफ से बात भी करते हैं जनपद की तरफ से। और जो स्कीम्स में कुछ ड्रॉबैक या गैप हो, कहीं पैसा चाहिए है, कहीं अन्य हम लोगों को सुविधाएं चाहिए हैं, उसमें हमेशा आगे बढ़कर करते हैं और हमारे लिए और बेहतर सुविधाएं, बेहतर स्कीम्स लाने में हमारा सहयोग करते हैं। मैं कैराना लोकसभा से चुन करके आता हूँ। प्रदीप चौधरी लोकसभा के सक्रिय सांसद हैं और लोकसभा में प्रश्नकाल, शून्यकाल और नियम 377 के तहत अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाते रहते हैं। शामली जनपद हमारा केंद्रीय विद्यालय से वंचित है और सरकार की योजना भी है कि जनपद स्तर पर केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना हो और वहाँ के बच्चे आसपास के जनपदों में पढ़ने के लिए जाते हैं, जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय में अपना प्रवेश लेने के इच्छुक होते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपसे मेरी आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग है कि जनपद शामली में, कैराना क्षेत्र के जनपद शामली में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना जल्द से जल्द कराए जाने की मैं मांग करता हूँ। यह क्षेत्र कैराना से कृष्णा नदी होकर के निकलती है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारे गांव उस कृष्णा नदी से प्रभावित इस बात के लिए हैं क्योंकि वहाँ उसके आसपास फैक्ट्रियाँ जो लगी हैं, उन फैक्ट्रियों का रासायन युक्त पानी उस नदी से होकर के निकलता है और उसकी वजह से बहुत बड़ी भयंकर बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, चर्म रोग जैसी बीमारियों से लोग प्रभावित हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो इस प्रकार की भयंकर बीमारी फैल रही है, इस भयंकर बीमारी को रोकने के लिए सरकार से निवेदन है, उक्त नदी में गिरने वाले गंदे पानी को तत्काल रूप से रोका जाए। अगर मैं बात करूं संसद की, और आप चूँकि लोकसभा सांसद हैं और आपका 4 साल का तकरीबन अब कार्यकाल भी हो चुका है, तो लोकसभा में आप शून्यकाल, नियम 377 की बात करें हम, या प्रश्नकाल या अन्य जो विधायी मंच आपके पास मौजूद हैं, वहाँ अपने संसदीय क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठाने के लिए आप किस तरह के प्रयास करते हैं? लगातार जो भी विषय हम लोगों के संज्ञान में ऐसा आता है जिसको मंत्री से मिल करके उसके समस्या का समाधान करने का विषय होता है, या मुझे ऐसा महसूस होता है इस विषय को पार्लियामेंट में हमने उठाने का काम करना चाहिए, तो उन विषयों को मैं लगातार पार्लियामेंट में उठाने का काम करता रहा हूँ। 0 आवर में भी उठाने का काम करता रहा हूँ, 377 के अधीन भी, और अन्य प्रकार से भी मैं अपना अथक प्रयास पार्लियामेंट में भी लगातार करता रहता हूँ। सांसद प्रदीप चौधरी की लोकसभा में उपस्थिति 90% से ज्यादा रही है। सदन में सांसद प्रदीप चौधरी की उपस्थिति पर एक नजर डालें तो पहला सत्र 100%, दूसरा सत्र 100%, तीसरा सत्र 100%, चौथा सत्र 100%, पांचवा सत्र 96%, छठा सत्र 100%, सातवां सत्र 72%, आठवां सत्र 59%, नौवां सत्र 94%, 10वां सत्र 100%। प्रदीप चौधरी लोकसभा के सक्रिय सांसद और ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। सांसद महोदय भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की सलाहकार समिति के भी सदस्य हैं। मैं सांसद प्रदीप चौधरी जी आपसे जानना चाहूँगा, आप ऊर्जा संबंधी संसदीय समिति के सदस्य हैं, अपने आप में काफ़ी प्रभावी समिति है और आपके क्षेत्र में भी ऊर्जा की स्थिति अच्छी हो, पावर की स्थिति अच्छी हो, इसको लेकर आप किस तरह से काम कर रहे हैं? बिजली के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सारी रिक्वायरमेंट अब से कुछ सालों पहले थी, जिसमें बिजली घर होते नहीं थे, होते थे तो पता चलता था ओवरलोड की समस्या। इसी प्रकार से गांव का अगर देखें, गांव में बिजली आती थी, पता चलता था गांव का ट्रांसफार्मर फूक गया। अगर फूका हुआ ट्रांसफार्मर नहीं है तो पता चलता था बिजली के तार इतने कमज़ोर हैं, वो लोड सहन नहीं कर पा रहे हैं। पता चलता था किसी मोहल्ले में खंभे नहीं हैं। हमारी सरकार ने इस पर बहुत तन्मयता से काम करने का कार्य किया है। आदरणीय मोदी जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत इस पर काम किया है, बृहद तरीके से, विस्तार से काम किया है। और मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा बदलाव बिजली के क्षेत्र में आज देख पा रहे हैं हम लोग। पहले बिजली आती नहीं थी, देखने को मिलती नहीं थी, लेकिन इस बदलाव के बाद गांव में ट्रांसफार्मर भी लगे हैं, गांव में तार भी बदले गए हैं,
बिजली घरों की क्षमता वृद्धि भी पूरा करने का काम किया गया है। बिजली घरों की बहुत बड़े स्तर पर स्थापना करने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। संसद और केंद्र सरकार के माध्यम से सांसद प्रदीप चौधरी ने कई विकास कार्य क्षेत्र में किए हैं। सांसद निधि और पीएम केयर फंड का बेहतर इस्तेमाल कर क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचाने का काम सांसद महोदय ने किया है। जो हमारे एमपी एमएलए लैड्स का जो पैसा आता है, विशेष करके एमपी सर का जो पैसा आता है, उसमें उनके क्षेत्र में जितने भी डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं उसमें वो पैसा देते हैं, जितमें लोग डिमांड करते हैं, मैक्सिमम लोगों को जिसमें बेनिफिट हो सके। और जो सार्वजनिक यूज़ जो वाली चीज़ें हैं उसमें हमेशा पैसा देने का सर का एक इनिशिएटिव रहता है। अगर मैं आपसे बात करूं, एक सांसद होने के नाते आप लोग एमपी लेड सांसद निधि से काफ़ी विकास कार्य अपने क्षेत्रों में करते हैं, और जब ये बीच में सस्पेंड हो गया था कोरोना की वजह से, तो हमने देखा था पीएम केयर फंड से भी काफ़ी काम किए गए थे। अगर आप से मैं पूछूं कि आपने एमपी लेड्स या पीएम केयर फंड के माध्यम से अपने क्षेत्र में कोई विकास कार्य ऐसे किए हों तो आप जनता को बताना चाहें। नहीं, बिल्कुल कई सारे विषय ऐसे थे कि कोरोना के समय में बहुत बड़ा संकट लोगों के सम्मुख था। ऑक्सीजन की भी दिक्कत आई है, लोगों को भाई ऑक्सीजन के सिलेंडर लोगों को उपलब्ध हो सकें, ऑक्सीजन के प्लांट यहाँ पर लगने का काम हो सके, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की ऐसी अव्यवस्था न बन पाए ताकि कोरोना से लोगों को बचने में दिक्कत हो। तो उसी को निमित्त रखते हुए, उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने प्लान किया है। यहाँ के प्रशासन से बात करने के बाद तो मैंने अपनी एमपी लैंड से भी झिंझाना के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का काम किया है, और अन्य स्रोतों से, प्रधानमंत्री केयर फंड से भी, मिनरल फंड से भी और अन्य स्रोतों के माध्यम से हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने का काम किया है। और कोरोना के समय में निश्चित रूप से देश के अंदर संकट था, उस संकट में भी जिस प्रकार से सरकार ने तत्परता से काम किया है, वो अगर किसी और दल की सरकार देश के अंदर देखने को मिलती तो इस देश के लोगों का बहुत बुरा हाल हम लोग देख पाते। लेकिन हमारे मोदी जी ने उस पर बहुत गंभीरता से काम किया है, बड़ा चिंतन करते हुए काम किया है, और मैं समझता हूं कि कोरोना को कंट्रोल करने में जितनी बड़ी भूमिका हमारे भारत देश ने निभाने का काम किया है, शायद किसी देश में इतना बढ़िया काम कोरोना को कंट्रोल करने में नहीं हुआ। एक जनप्रतिनिधि अगर अपनी लोकतांत्रिक शक्ति का इस्तेमाल कर लोकसभा जैसे मंचों पर इस तरह की आवाज़ उठाए तो जो जनता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, और उसके कल्याण के लिए जो योजनाएं बनती हैं उसका सही क्रियान्वयन भी ज़मीन पर होता है। सांसद महोदय, आपने आपके सांसद कार्यक्रम में हमें समय दिया और आपके साथ हम आपके संसदीय क्षेत्र में घूमे। आपने अपने उन कार्यों के बारे में भी हमें बताया जो आपने किए हैं, साथ में जो चुनौतियां आपके सामने हैं उसके बारे में भी हमें बताया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद सूरज जी, धन्यवाद आप सूरज जी, आपको भी और आपकी पूरी टीम को।